Take out your assignments. What was the last question we did? Did we start case study? One of you please come forward and tell me what was the last question we finished. Then we got disconnected. Ninth C, is anybody? 11th क्वेश्चन करना है. 11th question. We have done till 10th, right? Okay, fine. So 11th question is the formula of sulfate of an element X is X2SO4 thrice. The formula of nitride of an element X will be. हमें सल्फेट दिया है और नाइट्राइड का फॉर्मूला पूछा है. तो नाइट्राइड बनाने से पहले तो नाइट्राइड के लिए क्या है? नाइट्राइड के लिए चार्ज है -3. ठीक है. तो नाइट्राइड बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ये जो एलिमेंट X है इसका कितना चार्ज है. तो इसके लिए हमने बस यहाँ वैलेंसीज को क्रॉस करना है. यहाँ पर 3, यहाँ 2 आ जाएगा. दैट मीन्स X की वैलेंसी है 3. तो जब आप इसका नाइट्राइड बनाओगे दिस बिकम्स X3N3, 3 कट हो जाता है तो दिस गिव्स यू XN. ठीक है. पहले क्रॉस करके X की वैलेंसी आपने कैलकुलेट करनी है और उसके बाद बनाना है उसका नाइट्राइड. Then is 12th क्वेश्चन. अच्छा ये इसका C ऑप्शन आ जाएगा XN. Come to 12th question. 12th question में the number of electrons in an ion Z3 negative is 10. Z3 negative में number of electrons, total number of electrons 10 है. You have to find atomic number of Z. That means ये 3 नेगेटिव कैसे आता है? चार्ज 3 नेगेटिव आता है जब एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है. तो अगर गेन करने के बाद 10 है तो गेन करने से पहले इसमें 7 होंगे. ठीक है. तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होगा. उस वक्त इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 3 गेन कर लोगे तो टोटल इसके पास 10 हो जाएंगे. ठीक है. तो एटॉमिक नंबर ऑफ Z इज 7. आंसर इज ऑप्शन A. ठीक है. After that is question number 13. A particle X particle has protons 17, then neutrons 18. This particle and electrons also 18. आपको बताना है ये पार्टिकल एक एनायन होगा या कैटायन होगा या एक मॉलिक्यूल है या एक कंपाउंड है. बता सकते हो क्या है ये? 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है. बोलो. Which charge will it carry? Will it be positively charged or negatively charged? Cation? Anion. Better. Very. चलो. तो 17 पॉजिटिव है इसके पास लेकिन 18 नेगेटिव है. तो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज इसे हम शो करेंगे
और -1 चार्ज है, इसीलिए ये बन जाएगा एनायन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता तो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, वो चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है, और ये एक एनायन बन जाए। मॉलिक्यूल इसलिए नहीं है, दो एलिमेंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा। कंपाउंड नहीं है, दो एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करना पड़ता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कम है, इसीलिए कैटायन नहीं हो सकता, उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। फाइन, नेक्स्ट इज fourth question. The atomic number of an element is 16. The number of electrons in E2 negative. 9A, 9A, roll number 10. Who's roll number 10 in 9th है? हाँ जी बेटा, आओ बताओ मुझे। यस मैम। हाँ जी बेटा, आपका क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का 16। यू हैव टू टेल अगर वो E2 नेगेटिव आयन बनाता है उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोलो। 2 नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में क्या किया है उसने? इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं? बोलो। किसी पे भी नेगेटिव चार्ज, अच्छा ये तो बताओ, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। इस पे कितना नेगेटिव चार्ज है? 2। 2 नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं या गेन किए हैं? आप एक न्यूट्रल एटम हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन लोगे तो आप पे कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन अगर आप अपने पास रखते हो तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। आप अगर इलेक्ट्रॉन लोगे तो आप पे कैसे पॉजिटिव आएगा? आप तो नेगेटिव चार्ज ले रहे हो ना, समझ रहे हो? आप एक न्यूट्रल एटम हो, आपको मैं इलेक्ट्रॉन देती हूँ, इलेक्ट्रॉन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो जब मैं आपको दूंगी तो आप कैसे पॉजिटिवली चार्ज हो जाओगे? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये नेगेटिव ये बता रहा है कि इसके पास एक्स्ट्रा है। ये अगर इसका एटॉमिक नंबर 16 है, एटॉमिक नंबर 16 का मतलब है इसके पास 16 ही प्रोटॉन है और 16 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने की वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं आता। लेकिन अगर इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि 2 एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। और अगर इसके पास मान लो 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर ये लूज करता है तब इसके पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है वो एनायन बनता है, और जितना नेगेटिव चार्ज उस पे शो हुआ है दैट मीन्स उसके पास उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, ठीक है बेटो, याद रखना। और पॉजिटिव चार्ज क्या? अब पॉजिटिव को आप ले नहीं सकते हो, वो न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, वो अंदर ऐसे अच्छी रहता है। जो भी पार्टिसिपेशन होती है किसी को इलेक्ट्रॉन देने की या किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की, वो हमेशा वैलेंट शेल करता है, ठीक है। अंदर वाली शेल्स का भी इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता, न्यूक्लियस का तो बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है।
सिर्फ वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करती है किसी को इलेक्ट्रॉन देने में या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन लेने में। तो इस पे ई पे 2 नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस ऑलरेडी इसके पास एटॉमिक नंबर 16 था, तो इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स थे और साथ में 16 प्रोटॉन थे, जिसकी वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं आया। लेकिन अगर इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आया है, दैट मींस इसके पास इसके एटॉमिक नंबर से या प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज से 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, okay, come to next question then. This is 15th question. It says two elements X and Y have variable valencies of 5 and 3 and 3 and 2 respectively. The elements X and Y are most likely to be respectively. अच्छा, अब आपको शायद ये नहीं पता लगे, पर जैसे आपको एक तो पता है, एक एलिमेंट, जैसे इसमें 3 ऑप्शन में सेकंड वाली साइड तो आयरन है, जिसमें आपने पढ़ा है कि आयरन की वैलेंसी Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव होती है। Fe2 पॉजिटिव है फेरस आयन और Fe3 पॉजिटिव है फेरिक आयन। ठीक है, तो ये आपके आयरन की वैलेंसी हो गई, ये एलिमेंट आयरन हो गया। और वो एलिमेंट जिसकी 3 और 5 वैलेंसी होती है वो होता है फॉस्फोरस। जैसे फॉस्फोरस में आप सबसे कॉमन कंपाउंड्स अभी पढ़ेंगे, वो है PCl3 एंड PCl5। ये आपने नहीं किया पर ठीक है, गुड टू नो। फॉस्फोरस +3 और +5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। Now come to next question, which is 16th question. It says the number of electrons in Y2 positive is 10. Y2 positive में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर आपको Y का बताना है। तो मतलब जब Y2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुका था तब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो बिना लूज किए कितने होंगे? 10 + 2 होंगे, क्योंकि लूज करने के बाद 10 बचे हैं और इन दोनों को लूज किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इसीलिए इस पे आया है। ठीक है, तो इसके पास ओरिजिनली 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2a2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर 12 है तो 12 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव चार्ज इसके पास होगा। ठीक है, और उसके बाद 2 ये लूज करके फिर उसके पास 10 बचते हैं। यहाँ सिंपल से याद रख सकते हो कि ये 2 पॉजिटिव तभी आया, 2 लूज किए होंगे, तो 2 लूज करने से पहले उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो आंसर इज बी ऑप्शन 12। ठीक है, उसके बाद पहले हम करेंगे assertion reason questions। Come to assertion reason। assertion reason में पहली स्टेटमेंट है, during a chemical reaction the sum of the masses of reactants and products remains unchanged। कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टेंट्स हैं, अगर ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं और ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो जितना रिएक्टेंट्स का मास होगा पूरे, जैसे अगर आपके पास A + B C + D, ये A और B रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके पास 5 ग्राम्स है, ये 10 ग्राम्स है, टोटल 15 ग्राम्स। ठीक है, और रिएक्शन होने के बाद ये 12 ग्राम्स है, ये 3 ग्राम्स है, तो टोटल ये भी 15 ग्राम्स ही होगा। आप मास को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास है और ये फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हम
बोल देते हैं, ठीक है। फिर तो ये रशियन स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं in a pure chemical compound elements are always present in a definite proportion by mass. This is known as law of definite proportion. Second जो law है, this is law of definite proportion. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलता है कि जैसे मान लो आपके पास वाटर है, आप किसी भी सोर्स से वाटर ऑब्टेन करते हो, चाहे वो रिवर वाटर है, चाहे वो लेक वाटर है, चाहे वो रेन वाटर है, चाहे वो टैप से लिया है, ठीक है। वाटर तभी बनता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 1:8 की रेशियो से बाय मास 1:8 की रेशियो से कंबाइन करते हैं। बाय मास मतलब जैसे हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो है 1, तो H2O में 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का मास है 16, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आती है 1:8। तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की रेशियो में कंबाइन करते हैं, एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। द सेकेंड स्टेटमेंट ये हो गई। Come to second assertion reason. A molecule is in general a group of two atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. तो जो आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में क्या होता है, दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में होती है और वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लाइन से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल सेम एटम्स के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है और डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है, ठीक है। सेम एटम के कॉम्बिनेशन से बनने की वजह से इसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स एक जैसा, ठीक है, एक जैसे एटम से बना है। और ये है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, राइट। और इसी के साथ हम पढ़ते हैं इसकी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होती है कि कितने एटम्स आपस में कंबाइंड हैं। जैसे H जो है H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी जो एटॉमिसिटी है वो है 2। ओजोन होता है O3, इसकी एटॉमिसिटी है 3। फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है एज P4, तो इसकी एटॉमिसिटी 4 हो गई। ऐसे ज्यादा वाले एटॉमिसिटी वाले को हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक, ठीक है। अदरवाइज 2 है तो हम बोल देते हैं डाई एटॉमिक। 3 एटम्स आपस में कंबाइंड है तो हम बोल देते हैं ट्राई एटॉमिक, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर हो जाएंगे तो उसको हम बोल देंगे पॉली एटॉमिक। जैसे फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक है, 4 एटम्स कंबाइंड है। सल्फर जो है ऑक्टा एटॉमिक है, 8 एटम्स कंबाइंड है, राइट। फिर रीजन में लिखा है मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या है कि हाइड्रोजन के H की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोरस अकेला P के फॉर्म में नहीं, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मॉलिक्यूल वो है जो अकेला नहीं, मतलब जो जो एलिमेंट्स अकेले नहीं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते, तो वो जुड़ के, आपस में जुड़ के, 2 जुड़ के या 3 जुड़ के या 4 एटम जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और उनकी उसमें ही एग्जिस्ट है, वो एक्चुअली उसी फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। हमें वो ओजोन मिलेगा तो O3 के फॉर्म में ही मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा तो हमेशा 4 एटम्स जुड़े हुए ही मिलेंगे, वो उनकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस है।
Okay, atoms of the same elements of different elements can join together to form molecules. Second and third repeated है. Fourth पे आओ. Assertion says the chemical formula of a molecular compound is determined by the valency of each element. यही कर रहे हैं हम इतने दिन से कि जो भी केमिकल फॉर्मूला बन रहा है उस फॉर्मूला को कौन डिटरमिन कर रहा है कि उसकी वैलेंसी क्या है. कि NaCl तो सीधा बन गया, कोई नंबर नहीं. इसमें इसकी वैलेंसी डिफरेंट है इसीलिए ये MgCl2 बना. ठीक है, इसमें इसकी वैलेंसी डिफरेंट है इसीलिए AlCl3 बना. तो फॉर्मूला वैलेंसी पे डिपेंड करता है. और रीजन है इन आयनिक कंपाउंड द चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज्ड टू डिटरमिन द केमिकल फॉर्मूला. और इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इसका चार्ज, कि क्या चार्ज है किसी आयन पे, कैटायन पे या एनायन पे. ठीक है, ये असर्शन रीजन थे. अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखो, इसी पे बेस्ड है जो कॉन्सेप्ट हमने किए हैं. सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है an element form an oxide A2O3 formula of chloride of A बना. पहले किया कि इसको पहले तो आप क्रॉस करें. तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप ट्राई करना. ठीक है, जैसे हमने उसमें पहले किया था कि पहले आप इसकी वैलेंसी कर लो और उसके बाद आप इसका क्लोराइड बनाने के लिए आप इसको बेटा. आई नो दैट.